नमस्कार दोस्तों। न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिन के मौके पर हम आज एक इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बालाजी वेंकटचलम। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिन के शुभकामनाएं देता हूं और हमारी आज की ये जो इंटरव्यू है वो शुरू करता हूं। अ, उससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा बालाजी सर का। एक्चुअली बालाजी सर जो है वो लगभग 22 सालों से 22 साल उन्होंने भारतीय सेना में अपना योगदान दिया है और अलग अलग मुहिमों पर उन्होंने काम किया है भारतीय सेना के साथ। तो बहुत बड़ा अनुभव उनके साथ है और वही अनुभव आज वो हमारे साथ साझा करने वाले हैं और स्वाभाविक तौर पर हम लोग भी उसके लिए उत्सुक हैं और अ, एक रोमांचक भरा उनका सफर रहा है अब तक का, तो वो सुनना हम चाहते हैं आज इस स्वतंत्रता दिन के मौके पर। बालाजी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डंका में। जय हिंद। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जो सेवा दी है सेना के लिए, अ, उसी एंगल से मैं पूछना चाहूंगा कि अभी हम लोग ये 75वां स्वतंत्रता दिन जो है वो मना रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं भारत कहाँ तक पहुंचा है, किस तरह की प्रगति भारत में हुई? ओके। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन और ये आने वाला साल हम सब के लिए शुभ हो और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। महेश जी, जैसे आपने पूछा, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है, असल में एक गोल्डन एनिवर्सरी जो कहते हैं उस तरह है। अगर आप देखें हमारे भारतवर्ष के सफर को 1947 से लेकर, जहां उस काल में अगर हम देखें तो भारत को अंग्रेजों ने इस स्तर पर छोड़ा कि अनाज जैसे एक बेसिक नीड के लिए भी भारत को कई जगह और कई अवसर पर कई देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। वहां से लेके आज भारत ऐसे एक स्तर पर खड़ा है जहां वो ना ही स्वावलंब है और इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे अपने से गरीब देशों को मदद करता है और दुनिया में भारत एक लीडर के तौर पर आया है। यह नहीं कह रहा हूं कि उस जमाने में भारत एक लीडर नहीं था। फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड द शेयर इंटेलेक्ट दैट इंडिया हैड, हमें हमें लोग एक उच्च स्तर पर देखते थे, लेकिन आज जो है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड जो आप एस्पेक्ट देखना चाहते हो उन सभी एस्पेक्ट्स में भारत ने बहुत ज्यादा प्रगति किया है। और इस सब में मैं हर एक भारतीय को एक एक इंपॉर्टेंट अंग मानता हूं इस प्रगति में। और इतना अच्छा लगता है कि आज भारत ये स्तर पर आकर खड़ा है एंड इट इज अ रिकॉर्ड, माइंड यू। अगर आप अमेरिका के डेवलपमेंट में देखिए कि जब वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ तब से लेके 75 साल में वो कहां पहुंचे थे, और भारत उसी 75 साल में कहां से कहां आ खड़ा है। मैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत खुश हूं कि उनको एक बहुत स्वर्णिम भारत मिलेगा। निश्चित तौर पे बहुत ही सच बात आपने बताई। युवकों के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो अ, मुझे ऐसा एक मन में आता है कि राष्ट्रवादी विचारों से आज युवक बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। शायद पहले भी रहे होंगे, लेकिन शायद अभी युवकों की संख्या भी बहुत बड़ी है हमारे देश में।
तो राष्ट्रवादी विचारों के युवक बहुत ज्यादा संख्या में है। क्या किस तरह से देखते हैं आप इस एंगल को? जी, जैसे आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला कि आज जो है इंडिया एक यंग नेशन है। यंग नेशन, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात में कही थी उन्होंने कि भारत जो है, जब हम यंग कहते हैं, यंग नेशन के एज से भी यंग है। एंड आप डेमोग्राफिक एज देखें तो मैक्सिमम एज जो इंडिया का है वो वर्किंग क्लास एंड बिलो के एज में आता है, जहां हमारे युवक जो है सबसे ज्यादा, आई मीन कोई कोई देश कोई एक चीज में तगड़ा होता है, कोई एक चीज में तगड़ा होता है, हम यूथ स्ट्रेंथ में बहुत 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 एडवांटेजेस है। और हां, आज का भारतीय युवक पहले भी था, बट आज हमारे पास ज्यादा युवक है। वो ना ही देशभक्त है, उसके साथ ही साथ वो जागरूक भी है। और थैंक्स टू द पावर ऑफ द इंटरनेट आज वो पता भी कर सकता है कि जो मुझे कहा जा रहा है क्या ये सत्य है कि नहीं है। सो एक युवक जो है ये सवाल भी पूछता है और जवाब मांगता भी है, और उसी के साथ इतनी काबिलियत रखता है कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। और इसलिए मैं हमेशा अपने नेताओं से और हाई पोजीशंस में जो लोग हैं उनसे मैं हमेशा विनती करता हूं कि जब आपसे कोई सवाल पूछे, आप बिल्कुल उसका अच्छी तरीके से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको देखा जा रहा है, हमारे युवक देख रहे हैं आपको। और ये युवक जो है ये कल चलकर भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तो सच कहा आपने कि आज का जो युवक है वो भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। आप जब सेना में आए तब एक आपके पास कुछ ध्येय रहा होगा, एक दृष्टिकोण आपके पास सामने होगा। क्या आज की युवा में आप देखते हैं कि ऐसे कुछ युवक हैं, युवतियां भी हैं जो चाहती हैं कि हम आर्मी में जाएं, हम सेना में जाएं और कुछ करके दिखाएं देश के लिए, या उनकी संख्या बड़ी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी, एक ट्रेंड हम हमें देखने में आ रहा है, स्पेशली जहां रिक्रूटमेंट्स एंड सिलेक्शंस होते हैं। पहले ज़माने में, मैं जब पहले ज़माने के बारे में कह रहा हूँ, मैं समय काल जो है 1960s के आसपास की नहीं देख रहा हूँ, मैं 90s के बारे में बात कर रहा हूँ, जब इंटरनेट इरा बस आया था एंड हमारा इकोनॉमी जो है वो बस ओपन हुआ था या होने वाला था। अगर हम देखें तो उस समय एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जो थे बहुत कम थे। सो एज अ रिजल्ट ये हो रहा था कि भारतीय सेना में, सेना, जब मैं सेना कहता हूं, मैं नौसेना और थल सेना को भी एक अभिन्न अंग मानता हूं। एंड भारतीय सेना में ना ही ऑफिसर एंट्री के लिए, लेकिन जवानों के भर्ती में भी हम देखते थे कि कई सारे और इकोनॉमिकली वेल ऑफ घरों से भी लोग बहुत कोशिश करते थे कि हमारा जो है फौज में हम एक करियर स्टार्ट करें। आज जो है मैं इसका ब्लेम जो है वो युवकों पे नहीं देता हूं, या उनके देशभक्ति पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। आज की तारीख में उन्हें बहुत ज्यादा एवेन्यूज अवेलेबल है जहां वो अपना हुनर, अपनी कला दिखा सकते हैं, जहां वो अपना व्यवसाय का एक नया अवसर बना सकते हैं और देश के लिए एक नया चीज, अच्छा चीज कर सकते हैं। आप देखिए, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स देखिए, इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से इतने युवक इंस्पायर हुए हैं, बट उसका एक असर यह पड़ा है कि सेना में एक करियर देखने के लिए आज कम लोग हैं। और ये एक सत्य है, इससे कोई भागा नहीं जा सकता। मे बी कमी कहां है, ये अच्छे अच्छे विशेषज्ञ बैठे हैं जो इसका रिसर्च कर रहे हैं और जरूर इसका कोई निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो मैं आपसे कह रहा हूं।
अभी जिस तरह से आपने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका खुद का करियर जो है वो किस तरह से शुरू हुआ, क्यों आप सेना में आए? क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ ताकि अभी आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक, उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका करियर किस तरह से शुरू हुआ ये जानना चाहता हूँ, ताकि हम उस सवालों की तरफ बढ़े। ओके। जी, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास श्रेणी के घर से आता हूँ। और पिताजी जो थे वो LIC में सेवा करते थे, और माताजी जो थी वो टीचर थी। और मेरे पूरे परिवार में कोई फौज से कोई संबंध किसी का नहीं था। लेकिन बचपन से ही जो देशभक्ति की जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करने के लिए, मैं, दिस माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल टू सम, बट मेरे लिए नहीं, मैं शाखा जाता था। और शाखा में मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शाखा में जाता था जब छोटा था। मैं जाता था खेल सीखने के लिए, वहां कबड्डी खेलने मिलता था और बहुत सारी चीजें सीखने मिलती थी। और वहां पर शाखा खत्म होने के पहले एक कहानी पक्का सुनाई जाती थी, और वो कहानी अमूमन किसी देशभक्त, किसी देश प्रेमी की होती थी। वो और उसके कॉम्बिनेशन में मेरी माताजी ने जो मुझे देशभक्ति का एक जो पाठ पढ़ाया, उससे मैंने बचपन में ठान लिया था कि मैंने कुछ करना है तो मैंने फौज में जाना है। और तत्पश्चात ये हुआ कि क्योंकि बॉम्बे का मैं रहने वाला था, बॉम्बे में ज्यादा लोग स्पेशली आर्मी के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, तो मुझे पता नहीं था कि अब मैं जाऊं कैसे। और उस जमाने में हमारे पास इंटरनेट तो था नहीं, और लाइब्रेरी ज्वाइन करो या ऐसे, उसके लिए उतने पैसे तो थे नहीं। तो किस्मत वही है ना, कि इतनी अच्छी थी कि मेरे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे गुरु मिल गए मुझे, प्रोफेसर सचिन पेंडसे, डॉक्टर प्रोफेसर सचिन पेंडसे। उनका अभी कुछ दिनों पहले देहांत हुआ। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये लड़का बहुत इंटरेस्टेड है फौज में जाने। उन्होंने मुझे पहले परखा कि अमूमन सारे लड़के बोलते हैं नहीं मुझे भाई सेना में जाना है, लेकिन असल में कोई जब व्हेन पुश कम्स टू शव, जैसे कहते हैं इंग्लिश में, उस मामले में सारे पीछे हटते थे। तो उन्हें परखा, फिर मुझे बताया और ढंग से गाइड किया कि किस तरह मैंने तैयारी करनी है। उनके कहे मुताबिक मैंने तैयारी की और UPSC दिया। एंड उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद है कि एक पहले अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। तत्पश्चात SSB इंटरव्यू, मुझे सच कहूं तो SSB इंटरव्यू में फुल फॉर्म के सिवाय कुछ पता नहीं था कि होता क्या है। तो मुझे लगा कि भाई इलाहाबाद घूम के आ जाएंगे, त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करके आ जाएंगे, और पता चला कि सिलेक्शन हो गया। सो ये बेसिकली सिलेक्शन की कहानी थी। एंड उसके पश्चात मैं ट्रेन हुआ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जो काफी प्रोफेशनल, काफी कठिन ट्रेनिंग है, और वहां पर फौलाद तैयार किया जाता है। जो भारतीय सेना जो कहती है कि वी टर्न मेन इनटू जेंटलमैन, वी टर्न बॉयज इनटू मेन एंड मेन इनटू जेंटलमैन, वही चीज हुआ कि आई वेंट एज अ बॉय एंड आई केम आउट एज अ जेंटलमैन ऑफिसर। बहुत ही रोमांचक सफर है आपका। जो ट्रेनिंग आपने लिया होगा वो तो अभी हम इस छोटे से समय में पूछ नहीं सकते, लेकिन हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि किस तरह से ट्रेनिंग होता है। आफ्टर ऑल फिल्मों में तो बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन सच बताए तो बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है वो। आपने इस आपके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी मुहिमों में आप शामिल हुए जो कि आपके खुद के एक रोमांचक अनुभव रहे होंगे। जैसे कि मुझे कुछ आपका प्रोफाइल पता है, तो जम्मू कश्मीर में आप रह चुके हैं, वहाँ की जो हालात थे तभी के वो आपने देखे हैं। गुजरात दंगों के हालात जो है वो आपने देखे हैं, तभी सेना ने किस तरह से
उस पर कंट्रोल किया था, नियंत्रण किया था, ये भी आपने देखा हुआ है। तो कुछ इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, तो क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का इश्यू जो है, मसला जो है, बहुत ही गर्म है, बार बार उसकी चर्चा पूरे देश भर में होती रहती है। क्या बताएंगे उसके बारे में? आपका कभी डेपुटेशन वहां पे हुआ था और क्या अनुभव रहे थे आप? जरूर। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा कमीशनिंग जो है वो 170 फील्ड रेजिमेंट वीर राजपूत, ये भारतीय तोपखाने के रेजिमेंट में हुआ, जो मैं मानता हूं, और नेचुरली हर सोल्जर ये मानता है कि उसका रेजिमेंट जो है सबसे बेहतरीन है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा रेजिमेंट सबसे बेहतरीन है। सो खुशकिस्मती रही। तो रेजिमेंट के साथ मेरा जेएनके में टेन्योर रहे हैं। एंड जेएनके की स्थिति जो आप कह रहे हो आजकल वार्तालाप में आ रही है, नहीं, ये वार्तालाप में तो कई सालों से है। लेकिन एक है कि हालात जो है आज जो आपको देखने मिलते हैं, वो बहुत 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 सुधार है इसमें। अगर आप देखें, एक आम कश्मीरी जो एलियनेट फील कर रहा था, जो अपने आप को एक अलग फील कर रहा था कि मैं यहां का हिस्सा नहीं हूं, आज वो नहीं है। आज वो बिल्कुल देश का हिस्सा है। जो जो इंक्लूजन आया है, अगर आप एंड मैं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सालों से जो कोशिशें की है ऑफ इंक्लूजन, अगर आप देखें हर यूनिवर्सिटी में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों के छात्रों के लिए रिजर्वेशंस है। तो आप देखते हैं कि दूर दूर अन्नामलई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में या कर्नाटका में बैंगलोर यूनिवर्सिटी में आप देखते हो कि वहां के छात्र आते हैं। और जब छात्र आता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है या करती है, और बाकी बाकी स्टूडेंट्स से जो जो मिलाप होता है, उस सब से ये इंक्लूजन होता है। और ये बहुत 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 अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एंड इस वजह से मैं मानता हूं कि जो कश्मीर में खराब हालात थे, एट द सेम टाइम जो अभी आर्टिकल 370 को जो निकाला गया, इस वजह से भी देयर इज अ होल लोड ऑफ इंक्लूजन। एंड आज जो है हालात इतने खराब नहीं है। पाकिस्तान आज की तारीख में इतना इंटरफियरेंस नहीं कर सकता जैसे पहले कर रहा था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से 10 साल बाद कश्मीर विल जस्ट बी लाइक एनी अदर पीसफुल स्टेट। निश्चित तौर पे हम लोग भी वही चाहेंगे कि वहां पे शांतता बनी रहे और आम आदमी भी वहां पे जा सके। आज भी जा सकते हैं, आज भी जा बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन जो एक उनके मन में भय है, तो वो शायद आप जैसे कह रहे हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में वो पूरी तरह से निकल जाएगा, तो वो होना चाहिए। लेकिन आप जब भी वहां पे थे, आपका डेप्यूटेशन था, तब किस तरह का एक अनुभव आपने लिया था? क्या वातावरण रहा था? जी, मेरा खैर एक डेपुटेशन नहीं रहा है। डेपुटेशन जैसे आप कहते हैं, मैं वहां पे एक बार नहीं गया हूं। मैं कम से कम 2-3 बार मेरा लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में पोस्टिंग रहा है। और उस समय जो है माहौल इतना अच्छा नहीं था। जब माहौल मैं कहता हूं, जो पैसे देकर पथराव कराना और मिलिटेंट्स को प्रोटेक्ट करना। मिलिटेंट्स नहीं, वो मिलिटेंट्स है नहीं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि वो मिलिटेंट्स नहीं है, वो टेररिस्ट हैं, वो दहशतगर्दी हैं। इन दहशतगर्दों को पनाह देना, अब पनाह जो है वो दिल से नहीं दिया जाता। ये सब के पीछे पैसा होता है और भय होता है।
सो ये इसका इसका ये बुरी तरह फैला हुआ था। और जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप घर पे कॉकरोच का इन्फेस्टेशन हो, आप मारो और आ रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये हो रहा था कि लोगों का ब्रेन वॉशिंग इतना हो रहा था और इतने सारे युवकों को गलत रास्ते लेके जा रहे थे। ये जो लोग हैं जो जिनको जिनको इससे बहुत पैसा मिलता है। यू सी टेररिज्म इज अ फैंटास्टिक मनी मेकिंग इंडस्ट्री। कि डर का माहौल रहेगा तो नेचुरली जो है और फंड्स आएंगे, और फंड्स दोनों साइड से, जो टेरर फैलाना चाहता है और जो टेरर रोकना चाहता है, दोनों तरफ से और पैसे आएंगे। और जो कुछ देश बेचने वाले लोग हैं उनके जेबें जो है भर जाती हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द यूज ऑफ गवर्नेंस, ये जेबें जो हैं ये इनका सोर्स ऑफ इनकम काटा जा रहा है। और जब इनकम कटेगा तब चल के जो जो अच्छाई सरकार तब से कोशिश कर रही है करने की, प्रेजेंट सरकार, प्रीवियस सरकार, सारी सरकारें अच्छाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो बुराई करने वाले थे वो हावी हो रहे थे। आज वो हावी होना कम हो गया है और अच्छाई हम देख सकते हैं। आप लाल चौक देख लीजिए, लाल चौक जैसी जगह जहां पर एक आम आदमी जाने डरता था। एक जमाना यह था जब लाल चौक वॉज द सेंटर ऑफ श्रीनगर, जहां बिल्कुल हर दिन वहां जो है इतना अच्छा माहौल था। वो लाल चौक एक भय का गढ़ बन गया, जहां लोग इतने बेशरम हो गए थे कुछ लोग कि पाकिस्तान का झंडा तक वहां लहराने की कोशिश करते थे। और आज कुछ दिन पहले मैंने लाल चौक के इमेजेस देखे, मेरे कुछ दोस्तों ने वहां से भेजा, और दिल जो है इतना खुश हो गया देखकर कि ना ही वहां तिरंगा अच्छी तरह, और फैलना चाहिए, तिरंगा अच्छी तरह फैल रहा है, लेकिन उसको तिरंगे रंग में इतना सुंदर कर दिया है कि दिल खुश होता है कि हां, इस चीज के लिए हमने लड़ा और ये चीज हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो इमेजेस के बारे में आपने बताया वो अभी तो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और सभी को अभी पता चला है कि कितना वातावरण बदल चुका है। इसी मुद्दे को आगे लेकर शायद आप वहां पे आपकी कोई मुहिम वहां पे नहीं हुई होगी, आपका वहां पे पोस्टिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन भारत और चाइना के बीच में भी बहुत सारी अभी हाल ही में जो हुआ कि चाइना ने कुछ आक्रमण किया ऐसे बोला जा रहा था, भारत ने उसको एक अच्छा उत्तर दिया है उसको, और अभी फिर से वो सेनाएं जो है पीछे हट रही हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, उस मुद्दे पर? जी, सबसे पहले तो मेरा बिल्कुल उस सेक्टर में भी पोस्टिंग हुआ है, और चाइना को मैं ना ही एक पर्टिकुलर सेक्टर, लेकिन चाइना आप जैसे जानते हो बड़ा सा देश है, भारत से कहीं बड़ा है साइज में और जनसंख्या में भी, पैसे में भी। तो लद्दाख से लेके उत्तराखंड तक हमारे साथ है, वो लगा हुआ है। और खुशकिस्मती है कि मैंने दोनों साइड से चाइना के मैं इस जगह पोस्टेड रहा हूं जहां पर चाइना के साथ जो है फेस टू फेस रहे हैं। तो एक चीज बताना चाहूंगा कि चाइना जो है ये कोई नया चीज नहीं कर रहा, ये हमेशा कोशिश में रहता है, इनके इनके पॉलिसी में है। ये माओ से तुंग ने जो पॉलिसीज बनाए थे उनका आज भी ये पालन कर रहे हैं, जहां ये कोशिश करते हैं कि मैं धीरे से थोड़ा और धकेलूं, धीरे से थोड़ा और धकेलूं, मुझे कौन क्या बोलेगा, थोड़ा और धकेला। तो ये कोशिश जो है वो करते रहते हैं। अगर हम एलएसी का पर्सपेक्टिव बोले तो आज तक यही हम मानते थे कि हमारे मुताबिक एलएसी यहां पर है, आपके मुताबिक एलएसी यहां पर है, ठीक है, आप यहां तक आके जाओ, हम यहां तक आके जाएंगे, इस बीच में कोई घर नहीं बनाएगा। जो अब तक चल रहा था,
विच वॉज फाइन. आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है. मैं बिल्कुल नहीं इस चीज से सहमत हूं कि ये आइडियल सिचुएशन है. लेकिन आकर घुसपैठ करना, आकर ये करना, ये उनकी आदत में शामिल है. और हम जो है भारतीय सेना, वी आर वेरी 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 डिसिप्लिन्ड. भारत ऐसा देश है जो आज तक ना कभी किसी दूसरे की जमीन चाहा है ना चाहेगा. लेकिन भारत के तरफ प्लीज कोई आंख उठा के मत देखना. हमने दूसरे का 1 इंच लिया नहीं है और अपना 1 इंच देंगे नहीं. सो ये जो आप रिसेंट क्राइसिस जो हुए थे पिछले साल, जो सिर्फ डोकलम में नहीं हुए थे, कई और जगह पे भी हुए थे, उसके बारे में अगर कहें तो चाइना जो है ये चीज अपने सारे नेबर्स के साथ करता है, स्पेशली जो निर्बल हैं उनके साथ. तो चाइना ये नेपाल के साथ भी कर रहा है. हम जानते हैं कि नेपाल में कौन सा गवर्नमेंट क्या है और वो कितने चाइनीज इन्फ्लुएंस में है, इसके लिए बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं. और आपके चैनल में मैं बिल्कुल खुलेआम से कह रहा हूं, वो भूटान के साथ ये करता है, लेकिन भूटान के लोग जो है वो इतने कच्चे नहीं हैं. जो किंग ऑफ भूटान है वो बहुत ही स्वावलंबी और करेजियस किंग है, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते. एंड जो पहला क्राइसिस हुआ था, दैट हैपेंड इन द डिफेंस ऑफ भूटान, who is our ally, who's been our India's friend since before independence. So हम हमारे मित्र की मदद के लिए गए और उसके बाद चाइना ने यही चीज हमारे साथ भी किया, जिसके लिए उनको करारा जवाब दिया गया. भाई वो जमाना गया कि आप हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारो, हम नॉन वायलेंस, मैं बिल्कुल नॉन वायलेंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम चुपचाप दूसरा गाल आगे करेंगे और थप्पड़ खाएंगे और बोलेंगे अब हो गया, प्लीज आप चले जाओ. नहीं, आप एक थप्पड़ मारोगे, हम आपकी हड्डियां तोड़ेंगे. इसी तरह का जवाब शायद हमारे भी जवानों ने दिया था उनको. बिल्कुल. और उसके वजह से ही शायद वो लोग एक कदम भी नहीं, शायद बहुत कदम पीछे चले गए थे. बिल्कुल. और वही होना चाहिए. आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया हम लोग. उसी तरह से आपने जब हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी जो पराक्रम जो मुहिम हमारी सेना ने चलाई थी, उसमें भी आप शामिल थे. तो क्या उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल. जैसे आप सारे जानते हो, पार्लियामेंट अटैक्स जब हुए, वो एक बहुत ही बड़ा कदम था दुश्मन का हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ. एक देश का पार्लियामेंट जो है, उसके स्वतंत्रता का चिन्ह है. तो कोई अगर आपके सर पे हाथ लगा रहा है, तब आप उसे छोड़ेंगे नहीं. और यही चीज भारत सरकार ने किया. और उसके तुरंत बाद ऑपरेशन पराक्रम जो है वो लॉन्च हुआ. ये तीनों सर्विसेज में हुआ है, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, जहां हम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे. और हुक्म मिलने पर हम कुछ घंटों में हमला कर सकते थे. इसकी वजह जो है, ये आक्रामक नहीं थी, प्रकारात्मक थी. सो जो कहना चाहते हैं कि इंडिया जो है अग्रेसर था, एक अग्रेसर जैसे काम किया, नहीं. एक्ट ऑफ अग्रेशन वॉज द अटैक ऑन आवर पार्लियामेंट, एंड ऑपरेशन पराक्रम वॉज आवर आंसर टू इट. सो ऑपरेशन पराक्रम हुआ, जो भारतीय सेना का 1971 वॉर के बाद सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था, जहां हम लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थे. बिल्कुल हर एक एस्पेक्ट से. एंड ट्रूप्स जो है वो अपने लड़ाई के पोजीशंस में चले गए थे. एंड वेरियस जो बैटल ड्रिल्स होते हैं वो सारे कर चुके थे हम. एंड वी वर रेडी. सो इसमें बहुत कुछ देखने मिला है. एक्चुअली मेरी खुशकिस्मती थी कि उस समय मैं एक बहुत ही बेहतरीन
आला दर्जे के जनरल साहब का मैं एडीसी था एज एन एड डी कैंप, एंड मुझे चीजें जो हैं एक ऊंचे स्तर से देखने मिली, और उसमें जो है मैं हर एक भारतीय का योगदान देख सका। भारतीय रेल, पता नहीं कुछ लोगों को याद होगा, उस समय नॉर्मल ट्रेन जो है ऑलमोस्ट रोकी गई थी, और सारे के सारे रेलवे एफर्ट जो है वो सेना को दी गई थी ताकि हम मूव कर सके। और इस पूरे एक्सरसाइज से बहुत सारी अच्छी सिखलाइयां भी निकली, जो सिखलाइयां आज ऑन ग्राउंड हम कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट मोबिलाइजेशन, भगवान ना करे, लेकिन अगली बार अगर हमें लड़ाई के लिए जाना पड़ा, इट इज गोइंग टू बी इवन फास्टर। सो ऑपरेशन पराक्रम वाज एक बिल्कुल ही असाधारण, और मेरे लिए क्योंकि जो लोग खुशकिस्मत थे कि उन्होंने 71 वॉर देखा, वो तो देख चुके थे, लेकिन उसके बाद कोई वॉर नहीं हुआ था, तो ऐसे लार्ज स्केल में डिप्लॉयमेंट देखना ये एक अलग ही मौका है, और खुशकिस्मत हो कि ये मौका मुझे मिला। जिस तरह से सेना सीमा पर जिस तरह से खड़ी रहती है, तो सामने वाले जो भी हमारे हम पर अटैक करना चाहें या कुछ इस तरह का हो कि भारतीय सेना जो है तुरंत जवाब दे देती है, या उनके सामने फिर खड़ा रहने की कोई जरूरत नहीं करता। उसी तरह से कभी कभी ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं कि राज्य में भी कहीं पे आप लोगों को या सेना को आना पड़ता है, और परिस्थिति जो है वो नियंत्रण में लानी पड़ती है। जैसे कि गुजरात के जो दंगे उस मामले में ऐसे हुआ था, आप तभी सेना में थे, आप भी वहीं पे आपकी पोस्टिंग थी, तो शायद बहुत ही कम दिनों में हमारी सेना ने वो पूरा मामला जो है नियंत्रण में लाया था। क्या हुआ था तभी? जी, गुजरात, राइट। सो मैं उस समय पराक्रम में तैनात था, और हमारा जो डिवीजन है वो ओवरनाइट, एक रात में पूरा एक डिवीजन जो है तकरीबन 50,000 लोगों की तादाद होती है उसमें, तो 50,000 लोग जो हैं तकरीबन, वो एक रात में डेजर्ट्स राजस्थान में एक पर्टिकुलर सेक्टर से हम अहमदाबाद पहुंच गए थे, जिसके लिए भारतीय वायुसेना ने लगातार पूरे रात जो है हमें एयर एफर्ट्स दिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला चीज तो ये हुआ कि गियर चेंज, आपके सारे ट्रूप्स जो हैं, आप खुद जो है आप गियर्ड हो दुश्मन के साथ लड़ाई के लिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको एक रात में आप आगे हो इन एड, इस चीज को हम कहते हैं एड टू सिविल अथॉरिटी। फ्लड्स, राइट्स, ऐसे कोई भी चीज जहां पर जो है वो राज्य स्थिति संभाल नहीं सकता और इसे मदद की जरूरत है, तो उस समय वो राज्य जो है वो डिमांड करता है कि सेना आए। ऐसा नहीं है कि सेना खुद से डिसाइड कर सकता है कि नहीं, मुझे आज लगता है कि सो एंड सो प्रदेश में हमारी जरूरत है, हम वहां जाएंगे, वो नहीं होता। जो गवर्नर होता है एंड जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो डिमांड करते हैं सेंटर से, और सेंटर जो है इंटर्न ये परमिट करता है। तो हम वहां पहुंचे, और मैं एक चीज बड़े खुशी से कहता हूं कि जिस तरह हमारे जवानों ने ह्यूमन राइट्स का पूरा पालन करते हुए उस राज्य को, उस स्थिति को, राज्य तो फिर भी कंट्रोल में था, लेकिन उस स्थिति को मात्र 3 से 4 दिनों में बिल्कुल कंट्रोल में लाया। और इसका कंप्लीट श्रेय जो है ये हमारे लीडरशिप एज वेल एज हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं उनको जाता है, और हमारे जवानों को जाता है, जो रात दिन अगर उन्हें एक पर्टिकुलर ड्यूटी दिया गया तो 1 सेकंड भी वहां से बिना हटे
हम वहां पर थे। जैसे आप ऑलरेडी जानते हो, राइट्स जैसे स्थिति में ये होता है कि भले राज्य में आपने सेना बुला दिया हो, फिर भी आपने राज्य को सेना के हाथ में नहीं सौंपा है। इट इज नॉट मिलिट्री रूल। सो जो मजिस्ट्रेट होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, अगर उनको लगता है कि अब सिचुएशन जो है यहां पर पुलिस के कंट्रोल के बियॉन्ड है, मुझे सेना की जरूरत है, तुरंत सेना में इंफॉर्म किया जाता है हमारे कंट्रोल रूम में, एंड सेना की जो टुकड़ी है वहां पहुंच जाती है। और इसमें हमने ये देखा कि वो कॉल जो आता था, उस कॉल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर सेना वहां आती थी, और सेना जैसे वहां पहुंचे तो लोग भी समझ जाते थे, भाई लोग आई मीन जो पीड़ित थे और जो पीड़ा दे रहे थे, दोनों समझ जाते थे कि भाई अब जो है हम कुछ नहीं कर सकते, अब चुपचाप घर जाओ, क्योंकि सेना आ चुके हैं। ये हमारा रंग नहीं देखेगी, हमारा रूप नहीं देखेगी, हां रूप को जो है थोड़ा खराब कर देगी। अगर आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। सो और ये मैंने अपनी आंखों से देखा गोधरा जैसे जगह में, जहां एक बटालियन, मात्र एक इन्फेंट्री बटालियन, जो बहुत ही आई मीन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बटालियंस वहां पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस पर्टिकुलर बटालियन का, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन बटालियन कमांडेड बाय एन एक्सलेंट कमांडिंग ऑफिसर, एंड उनका टीम भी जो है बिल्कुल आला दर्जे का था। एंड उन्होंने ऐसे खूबी से गोधरा संभाला। गोधरा का एक इलाका था, मुझे अभी भी याद है, जहां पर जो है हमारे पुलिस के कर्मचारी जाने डरते थे, कहते थे कि गलियां जो है वो बहुत बहुत नैरो है, और उसके अंदर जाने से लोग बाग जो है ऊपर से हमला कर देते हैं, कोई एसिड फेंक देता है, कोई तेजाब, कोई पेट्रोल बम फेंक देता है इत्यादि। और वही इलाका मैंने अपनी आंखों से देखा है। मात्र दो जवान वहां जब पेट्रोल करने जाते थे, आपको वहां परिंदा तक नहीं दिखता था। अब इसे आप खौफ कहे या भय, या इसे आप इज्जत कहे, जो कोई कहना चाहता है कहे, मेरे तरफ से दैट वाज प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड उसके साथ ही साथ द इंडियन आर्मी प्रूव्ड दैट हम भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए सारे धर्म एक है, हमारा एक ही धर्म है, वो है भारतीयता। हमारा देश हमारा धर्म है, और जो इस देश का कानून तोड़ेगा वो हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है। बिल्कुल सही बात बताई आपने। लोगों के मन में भय तो नहीं है, लेकिन इज्जत तो बहुत है हमारे जवानों के प्रति, और वो बढ़ेगी और वैसे ही रहेगी, ये मैं आशा करता हूँ। आपने ये जो अभी कुछ इंसिडेंट बताए, जैसे कि गुजरात का हो या जम्मू कश्मीर का हो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई थी, उसी तरह से आपने भारत में बहुत जगह पर आप जा चुके हैं पोस्टिंग के माध्यम से। तो कुछ ऐसे वहां के भी कुछ अनुभव बताइए, जिससे आप जो अनुभव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए सारे के सारे अनुभव थे। भारतीय सेना में आप ऐसे ऐसे चीजें देखते हैं जो आपने कहीं ना सोचा होगा ऐसा होता है, ना देखा होगा। हमारा देश ही इतना सुंदर है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब पहली बार जब मैं अरुणाचल जा रहा था, तब मेरे ड्राइवर ने जो है गाड़ी रोकी और कहा, साहब आपको पता है वहां पर एक बहुत बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था, पानी जहां से बहता है। और कहा, साहब आपको पता है इसका नाम क्या है? मैंने बोला, नहीं भाई। बोला, साहब ये है माधुरी वाटरफॉल। तो हमारे माधुरी दीक्षित जी ने वहां पर शायद किसी फिल्म शूटिंग में वाटरफॉल में नहाने का सीन किया था। तो तब से अरुणाचल के रिमोट एरिया में भी माधुरी दीक्षित वाटरफॉल है।
ऐसे आई मीन कहने का मतलब मेरा यह है, फॉर एग्जाम्पल अगेन अगेन और एक उदाहरण देता हूं। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे, आप दंग रह जाओगे कि लोग इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि एक समय मुझे खुद शर्म आ गई थी कि मैं इतनी अच्छी जुबान क्यों नहीं बोल रहा हूं। शुद्ध हिंदी। और तब दुख होता है कि जब हमारे हमारे पूर्वांचल के जो भाई बहन हैं जो यहां आते हैं और लोग उन्हें कुछ भला बुला कह जाते हैं तो बुरा लगता है। आज जो है हम सीना तान कर बोल देते हैं कि भाई ओलंपिक सिल्वर जो है हमने पहले दिन लिया। भाई किसने लिया? हमारी पूर्वांचल की बहन ने तो लिया। तो उस समय आप एक एंगल से देखते हैं और दूसरे समय आप दूसरे एंगल से देखते हैं, तो ये चीज है। उसके अलावा जो है एक चीज अक्रॉस इंडिया जो देखने मिली वो है बच्चों के मन में प्यार। जब एज अ कॉलम हम जब मूव करते हैं तो राजस्थान से लेके अरुणाचल तक, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, जहां पर भी बच्चे दिखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जहां से हमारी कॉन्वॉयज गुजरती है वहां बच्चे पक्का सलूट करेंगे, हमें टाटा दिखाएंगे और हमसे पेंसिल मांगेंगे। तो पेंसिल हो या चॉकलेट जो हमारे जेब में हम देते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों की याद आ जाती है। क्योंकि इतने दिन हम हमारे परिवार से दूर रहते तो बिल्कुल हमारे परिवार जैसे लगता है। और जो प्यार मैंने फौज के लिए देखा है, एक बार पंजाब में हम जैसे मैंने कहा था मैं तोपखाने का हूं, हम डिप्लॉयमेंट करने गए थे और बिल्कुल गर्मी का समय एंड बुरा हाल चल रहा है, डिप्लॉयमेंट्स चल रहे हैं, हैवी तोपखाना जो है वो गन्स डिप्लॉय हो रहे हैं, भाग दौड़ ये सब हो रहा है। और तभी एक बूढ़े से बाबा जी आए और उनके हाथ में कनिस्तर था और उन्होंने इशारा किया और मुझे बुलाया। मैंने बोला भाई क्या हो गया बाबा जी, आपके खेत में आ गए हैं तो सॉरी, इसका हम भरपाई कर देंगे अगर हमने कुछ खराब किया है तो। बोलते नहीं नहीं आप यहां आइए, पंजाबी में उन्होंने कहा, और कहा कि मैं आप सबके लिए लस्सी लाया हूं। और उस समय ना 6th पे कमीशन भी नहीं आया था, 5वां पे कमीशन चल रहा था, तो जेब में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तो हार्डली कुछ पैसे बचते थे। तो मैंने कहा कि बाबा जी मैं इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास कि भाई मेरे 120 जवानों के लिए मैं आप लस्सी दो। और मैं बोलते तेरे से पैसे किसने मांगे? आप विश्वास नहीं करोगे, 120 लोगों को वो किसान, बस उसे ये प्यार था क्योंकि उसके दोनों बच्चे जो थे वो फौज में थे। तो जहां उसे फौजी दिखे वो बोले कि नहीं आ जाओ मैं लस्सी पिलाता हूं। तो इस तरह का प्यार मुझे हर जगह मिला है, हर जगह। आप लद्दाख कहो, कश्मीर में भी मिला है, जम्मू में मिला है, आप पंजाब में मिला है, हर जगह, महाराष्ट्र में मिला है, आप नेम इट, वहां मैंने देखा है कि भारत जो है अपनी फौज के साथ है। यह प्राइमरीली इस चीज के लिए है क्योंकि हमारे दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट के जो पड़ोसी हैं उनके जैसे फौज ने कभी यहां पर सत्ता के पीछे भागी नहीं। हमारे ईस्टर्न नेबर जो हैं वहां पर भाई एक पार्टी रूल है, इट इज डिक्टेटरशिप वेरी फ्रैंकली। और हमारे वेस्ट में जितना कम कहूं उतना बेहतर है। सो यहां पर असल में अगर देखें, इट इज अ पीपल्स आर्मी। यह देशवासियों की सेना है और देशवासियों की सेना रहेगी।
जो हमेशा अपने देशवासियों को सुरक्षित रखेगी। आपके जो ये अनुभव है वो जितने भी हम सुन सकते हैं उसके लिए शायद ये समय जो है कम पड़ जाए। इतने सारे अनुभव होंगे क्योंकि आप इतने लगभग पूरा भारत जो है वो आप घूम चुके हैं अभी तक आपके इस पूरे कार्यकाल में। और शायद मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो आपको भाषाएं भी बहुत आती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत वो सीख ही जाता है इंसान, तो अच्छी चीज है। आई मीन, लोग मिल गए, गुरु मिल गए जो सिखाए, तो सीख गए जो कुछ सीखता हूं। एक आखिरी सवाल, आज ये स्वतंत्रता दिन के मौके पर आप आज की युवा पीढ़ी को या जो छोटे बच्चे हैं या जो भी इसको सुन रहे हैं, जो युवा युवा हो या युवती भी हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवक, युवतियां, बच्चे, ये जो है हमारे देश का भविष्य है। अब तक जितना हमने खींचना था हमने खींच लिया, और अब जो है तुम्हारी बारी है। आज का युवक जो है इतना इतना इंटेलिजेंट है, युवक और युवतियां इतने इंटेलिजेंट है, इतने कार्यकुशल है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं विभिन्न 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 क्षेत्रों में, कि मुझे कोई संदेह 1% का नहीं है कि अगर चाहे तो आप भारत को सुपर पावर बोलना तो बहुत छोटी बात होगी, इस पूरे दुनिया में नंबर 1 बनाने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, प्लीज अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ये एजेंडा में बहुत खराब होगा अगर भारत आगे आएगा तो। और जो एक कैंपेन, एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन रन कर रहे हैं भारत का इमेज जो है ये खराब करने का या माइंड्स को पॉइजन करने का, आप इस चीज से सावधान रहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप राइट विंग रहिए, लेफ्ट विंग रहिए, टॉप विंग, डाउन विंग, डोंट बिलोंग टू एनी विंग, बी एन इंडियन, दैट इज मोर देन इनफ। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि अपने परिवार, अपने माता पिता ने जो आपको सिखलाई दी, उस सिखलाई पे अगर आप चलोगे, उसको आप अपना फाउंडेशन रखोगे, तो आप कहीं चूक नहीं पाओगे। द स्काई इज द लिमिट फॉर यू। निश्चित तौर पे आपने जो ये संदेश दिया है हमें आज की ये इंटरव्यू के आखिर में, ये सचमुच सभी जो युवा और युवतियां हैं, युवक हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक रहेगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। बालाजी सर, आपने जो अनुभव हमारे साथ शेयर किए उसके लिए हम लोग तहे दिल से मैं आपका आभारी हूं। और बहुत ही रोमांचक अनुभव रहे हैं और हमारे लिए प्रेरणादायी भी है वो। फिर हम किसी और विषय पर मिलेंगे, वहां पे उसके बारे में हमसे मुलाकात होगी और बिल्कुल फिर ऐसे एक इंटरव्यू हो जाए ताकि लोगों को और बहुत कुछ जानकारी मिल सके। बिल्कुल, और मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी आप बैंगलोर की तरफ आते हो, प्लीज आप हमेशा वेलकम है, घर पे आइए, हम एक चाय पीते हैं और गप लड़ाएंगे। जी जी जी, न्यूज डंका से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी newsdanka.com वेबसाइट को विजिट करने न भूलें। धन्यवाद।